बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये कोई प्रोग्राम मैं शौकिया नहीं कर रहा हूँ। एक जगह कड़क खैल, वहाँ से अछूती जगह है। मैं फंस चुका हूँ। पूरा लाहौर इस वक्त पैरालाइज्ड है और मैं थोड़ी देर के लिए शहर किसी काम के लिए निकला था, तो वापस जाना तकरीबन इस वक्त नामुमकिन है। तो चुनाचे एक जगह ढूंढी मैंने, क्योंकि रेस्टोरेंट आजकल यहाँ पे वीरान पड़े हैं और बंद हैं कोरोना की वजह से। तो ये कड़क खैल के अंदर बैठ के मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। कल मेरा भाई बेचारा दोपहर को, छोटा इरफानुल्लाह न्याजी, वो बखर से सियासत भी करते हैं, तो कल वो दोपहर को निकले, तो आज सुबह सवेरे नमाज के वक्त में वो 4-5 घंटे का सफ़र करके बखर पहुँचे। चुनाचे इससे अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब और पूरा पाकिस्तान इस वक्त किस तरह पैरालाइज्ड है। अब ये काम क्यों किया है? साद हुसैन रिजवी साहब का कल जो गिरफ्तारी है वो मेरी समझ से बाहर आ रहा है। चांद दिन पहले तो ये फरमाया जा रहा था कि कैबिनेट बैठी है, कमेटी बनी हुई है और उन मुतालबात पे जो उनको इन राइटिंग बताया है कि ये हम फरवरी के अंदर ये मुतालबात खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ जो माहिदा हुआ था वो पूरे करेंगे। खैर, उनकी ज़िंदगी ने उससे वफा नहीं की और वो अल्लाह ताला के पास चले गए उसके चंद रोज़ बाद ही। लेकिन साद हुसैन रिजवी ने वहीं से शुरू किया है जहाँ वाले साहब छोड़ के गए थे, और उसके अंदर जुर्रत और हिम्मत मुझे तो नज़र आई है अभी तक। अल्लाह उसको और दे। लेकिन ये मैं सोचने की बात है कि ये बोतल से जिन निकाला किससे था? याद आपको ज़रा जब नवाज शरीफ साहब की बेखुनी करनी थी, उन्हें ज़मीं पोस्ट करना था, उन्हें सफ़े हस्ती से मिटाना था, तो क्या क्या तरीका नहीं आजमाया गया। 2014 से चलने वाला धरना, जहां सियासत नहीं रियासत बचाओ के नाम पे 2 कार्टून जो है कारीगरों ने, इंजीनियर्स ने, सेलेक्टर्स ने लॉन्च किए थे। एक का नाम इमरान खान था और दूसरे का नाम तारुक कादरी था। जबकि पायनामा 16 में आ गया 2016 में, तो आसिफ जरदारी साहब को वहाँ शामिल किया गया और इस तरीके से वो जो काम था वो सरअंजाम वो देते रहे और ये काम चलता रहा। फाइनली उसे तड़का लगाने के लिए फैज़ाबाद का धरना जो है वो किसको भूलता है और किसने ईजाद किया था? मेरा ख्याल है काजी फायद ईसा साहब, जो पिछले 2-3 साल से हज़ीमत उठा रहे हैं, जिस परेशानी से गुजर रहे हैं। उनकी बीवी जो एक स्टिक के सहारे चलती है और FBI से 20 साल के हिसाब किताब ले रही है, जो कोई पाकिस्तानी जो है कानून के मुताबिक देने का रवादार नहीं है। लेकिन ब्रदर जजेस ने हुक्म दिया है कि नहीं, हम अपने साथी जज के साथ वो सलूक करेंगे जो पाकिस्तान के बाकी लोगों को कानूनन जो है वो उसके रवादार नहीं है। और चुनाचे FBI के अंदर बेचारी ने पेशी दी और वहाँ पे होती रही। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी उनका फैसला आया और कमाल का आया। 4 साथी जजेस ने तो ये कहा कि जी इनकी हेयरिंग को पब्लिक में आम सुनाया जाए, ताकि उनके खिलाफ जो कैंपेन चली वो हम जानते हैं। सर, ये हमारे जजेस जानते हैं क्या क्या उनके साथ हो रहा है, लेकिन शायद उनके इंटरेस्ट में यही हो। तो काजी फैज़ ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरने के बारे में इतना कहा था कि ये जो लाडले आए थे, इनको कौन लाया था फैज़ाबाद? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए और मुल्क के अंदर एक नफ़रत की आग फैलाने के लिए। जो FATF हम भुगत रहे हैं, उसके अंदर ये भी जुज़ था कि इन्होंने नफ़रत की, हकारत की एक आग लगाई थी। किसने लगाई थी? किसने प्लान किया था? उनके नाम तो लाए जाएं, लेकिन ये नाम खुफिया होते हैं, ये बेनामे होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस भी करते हैं, ये थानों में FIR भी कराते हैं, ये जजेस को भी रात को भी मिलते हैं, दिन को भी मिलते हैं, ये लोगों की फाइलें बनाते हैं। तो अल्लाह का अपना निज़ाम है, मकाफात अमल है। 6 जजेस का फैसला ये है कि ये नहीं होनी चाहिए। उनके साथी जज को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी सफाई दे। और ये भी सबको याद होगा कि एक कोई सरकारी मौलवी, उससे काजी फैज़ ईसा को कत्ल करने की धमकी दी, लोगों को उकसाया, कोई एक्शन नहीं हुआ। फवाद चौधरी साहब की शरीफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो
ये तो माइटी सुप्रीम कोर्ट में पहले भी एक प्रोग्राम चंद दिन पहले भी कर चुका हूँ, ये खुद भुगतेंगे। ये काजी फायद साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इदारा जो है, ये जो पाकिस्तान का इंसाफ का टाइटैनिक सुप्रीम कोर्ट, ये सिंक करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि जो यहाँ पे लोग बैठे हैं उनके जो 6, 4 और इस तरह के जो ओपिनियन हैं और अपने साथी जजेस के बारे में जो फैसले हैं, यही काफ़ी है इस टाइटैनिक को सिंक करने के लिए। काजी फायद ईसा तो मैं समझता हूँ, हमेशा समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये इस मुल्क के लिए कोई ऐसा एक चीज़ ईजाद की है कि मैंने जिस दिन ये केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया था, तब भी मैंने कहा था कि ये पाकिस्तान के लिए एक नई सुबह नवीद है, एक नई जो एक रोशनी की किरण है। और आप देखेंगे इससे कि हम कितनी कितनी सहूलतें हासिल करते हैं इनके केस से, इनके मामलात पे, और कितने लोगों को काजी फायद ईसा साहब केस में जिल्लत, ख्वारी, रुसवाई इसी दुनिया में नसीब होगी। देखते देखते चंद दिन पहले हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नागुफ्ता बेवाक़या हुआ था। तो जहाँ पे आपके इस तरीके से शुतर बेमुहार किस्म का माहौल हो जाए, तो फिर एक आदमी की इज़्ज़त रोलने के लिए जब आप कोई प्लानिंग करते हैं या इस तरह के हालात पैदा करते हैं, तो समझें कि फिर बाकियों की किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी। ये तो जुमला मुतरज़ा था। चुनाचे खादिम हुसैन रिजवी साहब के धरने के अंदर क्यों भुगत रहे हैं? उन्हें कह दिया था कि ये वर्दियों वाले सिपाह जो हमारे जरी, जो जिसको कहना चाहिए कि जवान, ये पैसे क्यों बांट रहे थे। यानी कि धरने वालों को पैसे दे के लाया गया और पैसे दे के दिन दहाड़े लोगों के सामने। फिर किसने नहीं देखा था कि CCTV बेकार हो गए। चुनाचे ये जिन आज बोतल से बाहर है, कहाँ जाके बैठेगा देखते जाए। फिर किस हुकूमत के खिलाफ? उस हुकूमत के खिलाफ जिसकी मेजॉरिटी नहीं है। किसको नहीं पता कि काफ लीग जो है इमरान खान साहब के साथ नहीं है? किसको नहीं पता कि सूबा पंजाब के अंदर PTI का 2 साल से एक फॉरवर्ड ब्लॉक है जहाँ पे 15-20 मेंबर्स हैं? किसको नहीं पता कि जहांगीर तरीन ने 30-35 बंदे इकट्ठे किए हैं, 8-10 MNAs हैं और 20-25 MPAs हैं? किसको नहीं पता? और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी नाचाकी, अपनी जिसको कहना चाहिए नागवारी और अपनी बेजारी इस हुकूमत से बता दी है। टेक्निकली कल ही मैंने कहा था कि इस हुकूमत की अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है, ये हुकूमत हवा में मुअल्लक है, और ये वो हुकूमत है जिसके बारे में सबको पता है कि ये अक्सरियत के बगैर है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का सेनेट का बनना उसी ने साबित कर दिया था। इस हालात में कोई गैरतमंद आदमी भी है जो सीट छोड़ने पर तैयार नहीं होगा, उसका नाम इमरान खान साहब है। वगैरह ये ऐसे हालात नहीं हैं कि आप सीट ना छोड़ें। और चुनाचे ये हुकूमत जो है साल रहती है, 2 साल रहती है। इसमें एक और बड़ी चीज़ है, मुझे इदारों की बेचारगी, बेबसी, लाचारी, कसापुरसी कि एक हुकूमत है उसके पास अक्सरियत भी नहीं है और उनके पास ये चॉइस भी नहीं है कि इमरान खान को हटाएं। वो कहते हैं ना कि किसी सूरत में एक कुर्सी बंदा बैठा रहे। मुल्क पे क्या बीत रही है, 400 क्या हालात हैं, सरहदों के पार क्या हालात हैं, बैन-अक़वामी क्या हालात हैं, जियो पॉलिटिक्स क्या है, पाकिस्तान में क्या बीतने वाली है, उसके लिए तो फुर्सत तब मिलेगी जब हम इस मुल्क के अंदर कोई चोची ठीक कर लें। 20 साल से कह के थक गए और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब हर ज़बान ज़द-ए-आम है कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुल्क आगे नहीं चलते। सौ झूठ बोलेंगे कि करप्शन है, जो ये कहता है या वो जाहिल मुतलक है, जाहिल मुतलक है, जाहिल मुतलक है, या वो बदनीयत है, बदनीयत है, बदनीयत है। करप्शन मुल्कों को ख़त्म नहीं किया करते, उसके अपने कसरात अच्छे या बुरे होते हैं। मुल्कों को तबाह बर्बाद करती है सियासी अदम इस्तेकाम। ये क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये कह दें तो फिर अगला गुजारा कैसे होगा। अगली दफ़े इमरान खान साहब का अदम इस्तेकाम पैदा करके फिर एक नया निज़ाम लाया जाएगा तो फिर क्या करेंगे। और आखिरी बात मेरा ख्याल में मैं सिर्फ इतना कहता जाऊँ कि फजल रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ दीदा एक मुदब्बराना, यही उनसे एक्सपेक्टेड था। उन्होंने कहा जी कि हम पीओएस पार्टी को और ANP को कहते हैं कि आप आ जाएं और दोबारा बैठें और अपने ग्रीवेंसेस रखें तो सही, मिल बैठ के उसको एड्रेस करते हैं।
हो सकता है उसका हाल हमारे पास निकल आए। बड़े ही एक मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा समझता हूँ कि यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कहत और जाल के अंदर मौलाना फजल रहमान जैसा ज़ीरक सियासतदान हमारे पास मौजूद है, जो कि हर चीज़ को समझता है और कितनी सख्त अंदर गुस्सा है, कोई ऐसा कदम नहीं करता कि किसी तरह मुंतकिब मिजाज नज़र आए या हालात को बिगड़ने पाए। उन्होंने यहाँ पे बड़ी एक बर्जस्ता बातें भी की कि पीपल्स पार्टी को बाप नहीं बनाना चाहिए था और उनसे वोट नहीं लेना चाहिए था। वो उन्होंने कहा जी हमें इकट्ठे मिलकर चल रहे हैं। आप जो लोग मेरा वीलॉग देखते, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी से लड़ाई नहीं लड़नी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी से मुकाबला नहीं है। ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट ने ये जॉब दिया हुआ है कि अपना सारा टारगेट फोकस इमरान पर रखें, लेकिन झगड़ा तो इमरान से है ही नहीं। यही नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में कह के और पीपल्स पार्टी की अहमियत बढ़ा दी थी। उन्होंने कहा था कि जी मेरा तो इदारों के कुछ चंद नाम लिए उन्होंने, उनसे है जिन्होंने ये काम किया है, उसमें कोई शर्म ही नहीं है, जो कुछ किया वो हमारे सामने है। उन्होंने कहा इनसे कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा सिर्फ मेरा है इनसे। और फिर इसके नीचे एक और चीज़ भी साथ इससे मुंसलिक है, वो ये है कि जी असल ताकत है अवाम की। आज फजल रहमान साहब ने कहा है कि अवाम का बयानिया है वो अमानत है हमारी, वो हम अमीन है उसकी रखवाली करनी है। और अवाम का बयानिया वही है जो मशहूर और मारूफ और बहुत ही एक थॉरो जेंटलमैन कौमी रहनुमा शायद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं, हम हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, हमें कोई कुर्सियों की झगड़ा नहीं है, किसी के भले कुर्सी इमरान के पास रहे, हम आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। यही पीडीएम का हदफ है और यही वो अजीम मकसद है जिसके लिए बनी थी। और लोग खुदा गवाह है कि जिस वलवले और जोश व खरोश के साथ बाहर आए थे, इसने दहला दिया था। अब मेरा ख्याल है कि पीडीएम अगर ईद के बाद धरना इस्लामाबाद में दे या रावलपिंडी में दे, अब कोई रुकावट नहीं है। जिन लोगों की टांगें कामती थी वो लोग चले गए हैं, अब मुकाबला सख्त है। अब जिन लोगों ने मुकाबला करना है उनमें सख्त है। मार खाने के राना सुनाला को आप जून जुलाई अगस्त के महीने के अंदर उबलती हुई जिसको कहना चाहिए लोहे वाली जेल में डाल सकते हैं और वो बर्दाश्त कर सकता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप फांसी पे लटका दें। अब मुकाबला सख्त है और बात एक की, बात अहम, बात आखिरी, और बात यह है कि जो भी अवाम का बयानिया है उसके हकूक़ मलकियत आप देख लेंगे 100% वो पीडीएम के पास होंगे और इधर ईद होगी और इधर पाकिस्तानी कौम जो है इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ देखेगी। इमरान खान की हुकूमत घटाने की नहीं, पाकिस्तान के अंदर आइन की हुकूमत कायम करने के लिए कि 56 के आइन को तोड़ के हमने 71 का वाक़या बनाया, पाकिस्तान टूटा था। 73 के आइन के साथ अब खिलवाड़ बंद करना होगा अगर पाकिस्तान को बचाना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान बचेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।